बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। मैं आपको एक पार्लियामेंट के मतलब कंपाउंड में एक बड़ी रोचक बहस हुई, उसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है ये आज ही की। आज संसद भवन परिसर में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, ये जो 20 सांसद बागी होकर एनसीपीआई में चले गए, मर्जर कर लिया, उनका विरोध कर रहे थे। तो वहां पहुंच गई प्रियंका गांधी। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और इनके खींचतान की पूरी हिस्ट्री कैमरे पर ही आ गई। पप्पू यादव ने भी इसमें अपने 2 बूंद तेल डाले। तो देखिए वहां पर क्या बहस इस बात पर हुई कि भाई उनसे पूछा क्या कर रहे हैं। उनका मैं गद्दार बैठे हैं अंदर, उनका विरोध कर रहा हूं, कल्याण बनर्जी ने कहा। तो किसी ने कह दिया कि अरे ये तो कांग्रेस से ही गए ना, आप भी तो पहले कांग्रेस ही थे और आप कांग्रेस से फिर आप टीएमसी में चले गए, टीएमसी वाले फिर यहां चले गए, तो ये तो होता है। फिर वो भड़क गए। अच्छा, वो भड़के फिर बागियों पे नहीं, फिर वो भड़के कांग्रेस पे। अब कांग्रेस पे भड़कने का कल्याण बनर्जी का क्या मामला था इसमें, आप पूरी बातचीत सुन लीजिए। अच्छा बोला कल परसों राहुल जी भी अच्छे बोले। राहुल जी को जो प्लेस किया है, लेकिन आपको कांग्रेस कल्याण बनर्जी जी क्या लेकर आए हैं आप? ये 20 गद्दार का तस्वीर। 20 गद्दार 20 गद्दार कहाँ है? 20 गद्दार एक पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठा है। क्या होना चाहिए इन गद्दारों के साथ? इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए, इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए। हम लोग तो डिफेक्शन, कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं था, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। तो ओनली 2-3 आदमी तो चला गए और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। लेकिन थे तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, वो तो छोड़ो ना, क्या यार तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। फिरोजा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। प्रणब भी कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। तो हम लोग का फाइट तो था सीपीएम का बारे में। सीपीएम का बारे में जब हम लोग बोलते थे, दीदी जब बोलते थे, उससे दीदी को निकाल दिया था। कांग्रेस साथ है ना? हाँ है, हम भी थे। सबसे मजेदार ये है कि ये सब प्रियंका गांधी को सुनाया जा रहा था। कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं सीधे उनको सुना रहे थे। प्रियंका जी ने थोड़ा सा छेड़ा कि हम लोग हमारे यहाँ से आपके यहाँ गए, आपके यहाँ से वहां गए, तो फिर उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। अरे कि आप लोगों का तो था क्या, आप लोगों का हालत देखी बंगाल में क्या हो गया। और ये कोई आपके टिकट पर थोड़ी जीता, सब टीएमसी के टिकट पर जीते हुए थे। आप लोगों ने तो ममता बनर्जी को भगा दिया था। मगर ये मतलब होना नहीं चाहिए था, प्रियंका जी की मौजूदगी में नहीं होना चाहिए था। ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं हुआ। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं देखिए, एक तो मतलब कभी कभी हल्के फुल्के में बड़ी गंभीर घटना हो जाती है। ये प्रियंका जी की राजनीतिक समझ को और राजनीतिक क्षमता को एक्सपोज करने वाला है। प्रियंका जी जब वैसे बोलती हैं तो बड़ी सहज लगती हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि तनाव नहीं दिखता है, सहज दिखती हैं। लगता है कि हाँ यार ठीक है, एक अपने आसपास की कोई बोल रहा है। लेकिन सोचिए उन्होंने जो ये कर दिया, कल्याण बनर्जी प्रियंका के मुंह पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की तुम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। दीदी को भगाया, हटाया, अपमान किया और देखो कांग्रेस कहाँ खत्म हो गई। क्यों हटाया? क्योंकि तुमको कम्युनिस्टों के साथ रहना था। यानी कांग्रेस कम्युनिस्ट गठजोड़ मिलकर गर्त में चले गए। इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा। 3 बार कल्याण बनर्जी ने बोला आपके यहां से नहीं आए थे, वो 14 में आ गए थे। एक भी आदमी टिकट पे आपके जीत पे पार्लियामेंट नहीं पहुंचवाता था। इसका मतलब कि तुम्हारी विनिंग वैल्यू शून्य है। कांग्रेस के टिकट की कोई औकात नहीं है। उसके बाद कह दिया कि हाँ हम भी साथ हैं।
तो मुझे लगता है कि मतलब प्रियंका के सामने या प्रियंका से सब बात होना कांग्रेस को तो एक्सपोज करता ही करता है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को Embarrassing है उनके लिए। बुरी तरह से। अच्छा, फिर प्रियंका जी ने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की जब मामला बिगड़ जाता है ना, तो फिर आप थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट सी बात कहते हैं। राजीव जी बड़ा प्यार करते थे ममता जी को, फिर उन्होंने कहा ये इस बात को, लेकिन वो तब कहना बड़ा जरूरी, तो आदमी उखड़ गया, ये तो हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो आदमी सीधे सीरियस हो गया हमारे ऊपर, तो फिर प्रियंका जी को ये भी कहना पड़ा। इसी समय जी देखिए, आपके सामने कौन सा नेता, आप किससे बात कर रहे हो देखना चाहिए। वो कल्याण बनर्जी को तो देखना चाहिए था ना, प्रियंका गांधी को, पप्पू सिंह जिसको उन्होंने कहा पप्पू यादव को देखना चाहिए कि आपके सामने कौन है। कोई दूसरा मुहैया मोत्रा होती या कोई दूसरा होता तो एक बार आप बोल देते तो वो इतना रिएक्ट नहीं करती। कल्याण बनर्जी तो ममता बनर्जी को नहीं छोड़ते, वो अपने सांसदों को नहीं छोड़ते, उन्होंने अभिषेक ये बात सही है, वो तो ममता बनर्जी को भी नहीं ममता बनर्जी स्टेज के ऊपर लड़ लेते हैं। वो अभिषेक बनर्जी ने जब उनको वकील से हटाया तो अभिषेक बनर्जी को उन्होंने खरी खोटी सुना दी, तो वो किसी की नहीं सुनते, उनका टेम्परामेंट ऐसा है। तो आपको उनसे 2 कदम दूर रहना चाहिए, और अगर ये बातें करना है तो बंद कमरे में करो ना, सार्वजनिक अपने हंसी के पात्र आप कल्याण बनर्जी से बनते हो। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को जब लगा कि बात शुरू हुई तो उन्हें वहां से चले जाना चाहिए था। आप क्यों वहां खड़े रहो, और आप किस नेता के साथ पहले मुड़ भी गए थे वो, बाकी लोग पहले प्रियंका ने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन जब उनको लगा कि अब आनंद है भी इस गद्दार में, नहीं कोई सीनियर लीडर आपके साथ खड़ा हो तो कल्याण बनर्जी उसका थोड़ा लिहाज भी करेगा। पप्पू यादव को कल्याण बनर्जी का लिहाज करेंगे, आप पप्पू यादव के साथ वहां खड़े होकर बात कर रहे हो तो कल्याण बनर्जी 4 बात सुनाएंगे। मुझे लगता है प्रियंका गांधी को उस समय ये वैसे ही राहुल गांधी ने बिट्टू को छेड़ दिया था मकर द्वार पे, हाथ मिलाने गए, उसने हाथ नहीं मिलाया, वो लेने के देने पड़ने वाली बात, लेने के देने पड़ गए। आप क्यों ऐसे लोगों को। बंगाल की 2-3 और इंटरेस्टिंग खबरें वो मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में बीरभूम पुलिस ने टीएमसी के एक नेता अनुव्रत मंडल, इनके करीबी के घर पर कर रेड की। आंखें चौंधिया जाएंगी आपकी। 28.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, 15 किलो सोना गोल्ड, 28.5 करोड़ कैश, 15 किलो सोना, और 1-1 किलो की सोने की 14 ईंटें थी। 100 ग्राम के सोने के 10 बिस्किट बरामद किए। देर रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, सुबह तक चलता रहा। करोड़ों का कैश देख करके पुलिस वाले भी हैरान, हक्के बक्के रह गए। नोट गिनने के लिए 5 मशीनें लगानी पड़ी, मशीनें भी गर्म हो गई, बंद हो गई। 35 बोरियों में घर के अंदर कैश रखा था। दिमाग विमग लग जाए किसी को, इतना तो किसी को रखना, बोरियों में बंद करके रखा हुआ कैश। पुलिस ने जिस व्यक्ति के घर पे रेड की, इसका नाम है मीनार मंडल। ये रेत माफिया और स्टोन बिजनेसमैन टुल्लू मंडल का साला है। मीनार मंडल क्या काम करता है अब ये, और अब बजाई ताली घर बैठ के, ये सरकारी बस का ड्राइवर है। लेकिन कितना भरोसा होगा इस आदमी पे, ये सोचिए कितना भरोसेमंद आदमी होगा कि इसके बस ड्राइवर के घर में ये रखा हुआ था। और बाद में ये टुल्लू मंडल के साथ काम करने लगा। टुल्लू मंडल बीरभूम तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अनुव्रत मंडल का बहुत करीबी आदमी रह चुका है। तो टीएमसी की सरकार चली गई, लेकिन अभी खजाने धीरे धीरे जो हैं वो अभी भी खुल रहे हैं। ये देखें सर, ऐसे जो है इसमें शायद भर के रखा होगा इसमें रुपया, फिर इसको फिर अलमारी में रुपया डाल करके पुलिस वाले वहां से ले जा रहे हैं। सर क्या बोले हैं आप, मुझे लगा आप खो गए रुपयों में। नहीं, हम खो ही गए सर। मतलब हमारा जितना हमारा वेट है आप तोलेंगे तो उतना ही वजन आएगा नोटों का, उसका 20 गुना। आज गुरुजी का भी वजन हल्का पड़ जाएगा इस रकम के साथ। नहीं, मेरे वजन का 20 गुना होगा। अब पता नहीं कितना होगा, आप सोच सकते हैं आलमीर ने, आप सोच सकते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। और कोई एक राजनीतिक पार्टी के बात नहीं की जाती है। सवाल इतना ही होता है कि जब आप पकड़े जाते हैं तो आप चोर हैं, नहीं पकड़े जाते हैं तो आप साधु हैं। इतना सा ही अंतर है। लेकिन ममता के राज में, मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति के यहाँ 20 करोड़ कैश हो, इतनी सोने का ब्रिक्स हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके अकाउंट्स वगैरह में कितने पैसे होंगे। अभी तो वो शायद खुला अकाउंट्स नहीं में होगा। तो कम होंगे, वो तो बैंक में उसमें नॉमिनेशन में डालने पड़ते हैं ना। उसमें लिखा होगा 780 रुपए कुछ सही बात है, ये भी सही है। क्योंकि एक नेता सर के इतना यहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ये 28.5 करोड़ या जो भी बोल रहे हैं, कितना पैसा होता है और कितनी जगह में रखा जा सकता है। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वजन कितना होता है, फिर वो 14 किलो। मैंने कहा कि अभी मैं सीरियस नोट वैसे सोचिए इसको। सीरियस नोट की बात ये ऐसे कितने टुल्लू मंडल होंगे, और मतलब इसकी मीनार मंडल, सॉरी टुल्लू मंडल और मीनार मंडल को छोड़ो, अनुव्रत मंडल पर आइए ना आप सीधे। मतलब वहां तक
मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी हर्षवर्धन जी से पूछ रहा हूँ, मैंने कि मंत्री रहे हैं क्या ये सरकार में? अनुव्रत मंडल बड़ा आदमी था इस केंद्र सरकार में। धीरज प्रताप साहू जो झारखंड में कांग्रेस का राज्यसभा सांसद था, 351 करोड़ रुपए निकले थे। अरे सर वो तो चलो ये वैध, जितने भी वो तो वैध व्यवसाय करते थे, शराब के व्यवसायी थे। शराब ये कारोबारी इनके पास था। किसका पैसा रखा है? बालू माफिया का है। तो बालू माफिया हो, रेत माफिया हो, माइंस के हो, नहीं, तो वो कोल उसका माइंस खुद के हो, का नहीं है ना। ये सब कैश का ये इसका business खुद का करते नहीं हैं, होगा सबके आपके पास लिए। निकलेंगे सर। नहीं, कोई टुल्लू ड्राइवर का तो होगा नहीं। नहीं वो ड्राइवर के बाद वो लग गया था ना असली धंधे में। हाँ, तो वो उसके बाद होगा। और वो आपने लिखा कि आपने कहा कि सरकारी बस का ड्राइवर, इसमें से बस हटाई ना, सरकार के ड्राइवर होते हैं ऐसे लोग, ड्राइव करते हैं सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। वो रेत माफिया का पैसा है पूरा। मतलब कितने इसमें होंगे शर्मिंदगी ये, की मैं तो पूरे हमें देश नहीं में पता। ऐसे कितने होंगे, कितने मतलब आप होंगे? सोचिए, इन्हीं को ढूंढ लेना। अगर सरकार, हर्षवर्धन जी से पूछ रहा था तो उनका वो जिला अध्यक्ष कुछ रहे हैं, जिलाध्यक्ष था। तो आप सोचिए जिला अध्यक्ष का ये हाल है, तो इसी रेशो में यदि आप सुनेंगे समझेंगे तो कैसे होगा? और किसी एक पार्टी की बात नहीं है ये, आज उनके सामने पकड़े गए हैं। बेचारा एक प्रोफेसर जो है अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे, कोई नहीं, आपका वजन तो कम से कम उतना है। उसका ये 10% भी नहीं वो कमा पाता है। मैं तो अब सोच रहा हूँ जिंदगी में मैंने किया क्या। अब सर बस तो नहीं चलाएंगे इस उम्र में? नहीं मैं सोच छोड़ दीजिए इसको। जिंदगी में किया क्या। छोड़ दीजिए। एनीवे खैर ये खैर एक अरे ऐसे 500,000 भी और आदमी पकड़ हर्षवर्धन ले जी तो सरकार, बोले, तो हर्षवर्धन कितने जी तो कितने बोले लोगों ही के नहीं गरीबों क्या। के जो है मकान बन जाए, कितना कुछ काम हो जाए। थोड़ा सा इसके संदर्भ की बात कर ली जाए। अनुव्रत मंडल वो है जिसके लिए ममता बनर्जी जिसके बचाव में खड़ी हो गई थी। अनुव्रत मंडल वो है जिसका बीरभूम में सिक्का चलता है। अनुव्रत मंडल जितनी तस्करी होती है उस सब का माफिया माना जाता था। वो अनुव्रत मंडल अब ऋतुव्रत बनर्जी के साथ चला गया है, ये भी ध्यान रहे। अच्छा, ये ऋतुव्रत के साथ चला गया है? इसीलिए मैं कह रहा हूं। तब भी उनके ये छापा पड़ अच्छा है कि इस तरह के छापे पड़ रहे हैं, कार्रवाई हो रही, तो इसके लिए तो मैं शुभेंदु जी को साधुवाद देता हूं। लेकिन इसको आप लोग एक मतलब साइज के लिहाज से देख रहे हैं तो ये समझिए, कहा ही जाता था कि ये जितने जिलाध्यक्ष होते हैं वो पैसे की खदान होते हैं। जिस क्लब कल्चर की बात की जाती थी, भले वो मंत्री हो या ना हो, भले वो आपको दिख ना रहा हो, लेकिन जो पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर था तृणमूल कांग्रेस का, वो इसी तरह से चलता था। और उसमें जब ये रकम देखेंगे तो आपको लगेगा किस लेवल पर ये सब होता रहा होगा। और अभिषेक बनर्जी का वो घमंड, या उसका जो क्या नाम था जो बाद में बड़ा सुधर गया, शुभेंदु जी को बड़ा विकास पुरुष बताने लगा, हाँ वो जहांगीर। जहांगीर। तो ऐसे लोगों का कहां से दिमाग खराब था उसकी आप कल्पना कीजिए। देखिए वो नहीं, तो पार्टी राजनीतिक धोखाधड़ी का मामला भी जो कह सकते हैं पार्टी वो लोग। स्ट्रक्चर में था, क्यों सर? सीपीएम के पार्टी स्ट्रक्चर में, कि आप ब्लॉक से लेकर के ऊपर तक आप चले जाइए, पंचायत से लेकर के। सर मेन बात पे बोलिए ना, वो आदमी अब एनसीपीआई ऋतुव्रत बनर्जी के साथ है। हाँ, वही तो कह रहा मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि सरकार छोड़ती है तो वो उनकी यश और कीर्ति को धूमिल करेगी। छोड़ेगी नहीं सर, अजित पवार को छोड़ा नहीं था, इसको भी नहीं छोड़ेगी। आप ऐसा मत बोलो, सरकार नहीं, ये तो वैसे भी यदि छोड़ देगी तो राजनीतिक धोखाधड़ी का मामला है, आगे। कैसे भी कोई भरोसा करेगा? पकड़िए खोद के निकालिए रुपया सबका पास जितना है सब पड़ा है। आगे सर बढ़ते हैं। अभिषेक बनर्जी का भी एक प्रकरण चल रहा है, ये भी थोड़ा सा उलझा हुआ सा मामला ये है। विजय जी की संगति में बर्बाद होते जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। किस मामले में? पिछले हफ्ते कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी एक याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल अभिषेक बनर्जी अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी कि पहले आप कलकत्ता के SSKM हॉस्पिटल जाइए, सरकारी अस्पताल है, वहां जाइए और वहां से रिपोर्ट लेके आइए। देश में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, बहुत अच्छे अस्पताल हैं, तो आपको आंख के इलाज के लिए अमेरिका जाने की जरूरत क्यों है? फिर भी अगर ये लोग लिख के दे देंगे, अस्पताल वाले हमको लिख के दे देंगे, तो हम उसके बाद देखेंगे। तो अभिषेक बनर्जी ने जो दस्तावेज अदालत में जमा कराए, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, कुछ होगा, अब उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे कई मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा, ये आरोप लग रहा है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट ही फर्जी हैं। दिख नहीं पाया आपने। अब वो फर्जी वाले के ऑलरेडी एक बहुत बड़े केस में फंसे हुए हैं कि विधानसभा के स्पीकर को उन्होंने अपने विधायकों की जो चिट्ठी सौंपी थी उसमें फॉर्ज्ड सिग्नेचर थे, और अब यहां पर एक फॉर्ज्ड मेडिकल सर्टिफिकेट की बात आ रही है। आरोप ही है, और मैं ये रिपोर्ट्स के हवाले से इस बात को कह रहा हूं, कोई स्पष्ट तौर पर ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा या पुलिस ने नहीं कहा, मगर ऐसा चल रहा है। और बंगाल सरकार की दलील है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही है, इसलिए वो अमेरिका भाग जाना चाहते हैं। टीएमसी के पूर्व नेता रिजू दत्ता ने तो यहां तक कहा है कि अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी फर्जी दस्तावेज जमा कराए हैं ताकि किसी भी तरीके से बस वो अमेरिका जा सकें।
अमेरिका जाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स उन्होंने जमा किया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, जो कुछ डॉक्टर्स ने बोल रहे हैं कि ये सारे सर्टिफिकेट फर्जी है। मतलब अभी ऐसा क्यों छटपटा रहे हैं अभिषेक जी अमेरिका जाने के लिए कि उनको फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट हाई कोर्ट में जमा करना पड़ रहा है। और मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि अभिषेक जी सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने PIL दाखिल किया है ताकि उनको विदेश जाने का मौका दे। क्या ये सिर्फ आंखों का इलाज ही है, या इतने जो उनके ऊपर चाप आ रहा है, इतने जो ED, CBI, NIA, CID के जितने भी जांच पड़ताल हो रहा है, इससे भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी सांसद हैं और ठीक है केस वेस चल रहे हैं उनके ऊपर, अगर ये कहना है कि वो अमेरिका भाग जाना चाहते हैं, थोड़ा अजीबोगरीब बात लगती है। वो ऑपरेशन से है ना साफ दिखने लगता है। राघव चड्ढा भी करवा कर आए थे लेकिन वो तो कई महीनों के बाद लौटे थे। लौटे, अब लौटने का तो इनका भी क्या पता है, लेकिन उसके बाद उनको साफ दिखाई देने लगा। ये मेरे को मेडिकल सिस्टम पर भरोसा हुआ। नहीं, आंखों का अच्छा और सच्चा इलाज अमेरिका में होता है। विदेश के ना, विदेश वो लंदन गए थे शायद। अच्छा, विदेश में होता है। विदेश में नहीं, लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई है कि वो रिपोर्ट्स भी फर्जी है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी फर्जी हैं, तो फिर तो ये एक और मामला बन जाएगा उनके खिलाफ। आई डोंट नो। 15 साल की सरकार में आप एक इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए हैं कि आई सर्जरी के लिए आपको अमेरिका जाना पड़े। ये भी तो सवाल कीजिए आप। सर, देश में आपको किसी सरकारी अस्पताल में भरोसा नहीं है तो प्राइवेट में बड़े अस्पताल है। ऐसा मत बोलिए। सोनिया जी को अक्सर जाना पड़ता है सर, ऐसे मत कहिए सर, ये गंभीर हो जाएगा। सोनिया जी तो गंगाराम में भी भर्ती हो जाती है। नहीं, लेकिन जाना पड़ जाता है ना। उनका इलाज थोड़ा सा गंभीर लेकिन इस देश में आज के दिन में और कौन सा नेता जो दुनिया है भर से लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा पूरा हिस्सा डेवलप कर गया है। अपोलो में यदि आप चले जाइए, अपोलो छोड़ दीजिए, जरा प्राइमस हॉस्पिटल में आप चले जाइए, चाणक्य कमी नहीं है, कितने गिनाएंगे। मनमोहन सिंह सरकार का ये आइडिया था। नहीं, बट उनका ऐसे उनकी हिस्ट्री है। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था पहले, कुछ साल पहले, उसमें उनको चोट लगी थी और उसकी उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, ये बताया जाता है। और उसके बाद उससे उनका ट्रीटमेंट अमेरिका से ही चलता है। एनीवे, अब ये कोर्ट को देखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, कोर्ट ने पहली बार में अलाउ नहीं कर दिया। आमतौर पे मेडिकल आप कोई रीजन बताइए तो कहता है कोर्ट कह ही देता है चले जाओ, और सांसद है यार वो, तो मगर अलाउ नहीं किया था कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी, ये भी बड़ी बात है। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर पे आ जाइए। उपचुनाव हो रहा है आज देश में 3 सीटों पर। कार्य से इस पर एक मेडिकल बोर्ड बिठा देना चाहिए कोर्ट को, और यदि वो कहे तब जाकर के इनको अनुमति देनी चाहिए। चलिए, 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। तीनों सीटें बीजेपी के लिए नाक और साख दोनों का सवाल है। बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है, जो सीट पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी यहां से 1990 से लगातार जीत रही है। नितिन नवीन खुद 2010 से लगातार यहां विधायक रहे हैं। इस बार बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है और खास बात है कि प्रशांत किशोर यहां पहला इलेक्शन अपना लड़ रहे हैं और वो जन स्वराज पार्टी से के कैंडिडेट हैं। यहां पर आरजेडी ने भी यहां पर उम्मीदवार दिया है रेखा गुप्ता के तौर पर, और कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव चल रहा है। कांग्रेस के विधायक के अयोग्य साबित होने के बाद यहां चुनाव हो रहा है। दतिया की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले दिनों यहां बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया था। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया था, जिसके बाद खूब हंगामा किया था उनके समर्थकों ने। फिर उन्होंने जिनको टिकट दिया गया उनकी जगह, लेकिन उनके लिए प्रचार करने की बात भी उन्होंने मानी आशुतोष तिवारी के लिए। और गुजरात की एक मंजलपुर सीट है, यहां पर भी उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। तो तीनों आप लोग एक सीट का जो है, समीर जी पहले हाल बता दें, आप हमको बता दीजिए, ये दतिया वाला बता दीजिए क्या होने जा रहा है। देखिए, दतिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई फाइट बहुत तगड़ी है, और वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि ऊपर से तो नरोत्तम मिश्रा पार्टी के साथ दिख रहे हैं, मतलब वो तो पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका जो समर्थित कैडर वर्ग है जो नरोत्तम मिश्रा के प्रति बहुत समर्पित है, वो लोग घर से बहुत नहीं निकले इस बार। अब वोटिंग आज हो रही है, अब क्या वो वोटिंग बीजेपी के फेवर में करते हैं या वो कांग्रेस को अंदर सपोर्ट करते हैं। नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी का नुकसान हो सकता है, निश्चित रूप से होगा। नरोत्तम मिश्रा ने तो प्रचार किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई नरोत्तम मिश्रा के जो करीबी लोग हैं पार्टी के, जो दतिया को संभालते हैं, उन लोगों ने पार्टी उम्मीदवार को बिल्कुल भी समर्थन दिया नहीं है। कई लोग बीमार पड़ गए, हार गए तो, लेकिन बीजेपी अगर हार गई तो दोष तो नरोत्तम मिश्रा को ही मिलेगा। नहीं, तो ये तो नरोत्तम मिश्रा भी इस बात को जानते हैं कि अगर हारेंगे तो दोष मेरे ऊपर आने वाला है, तो कौन सा उनका श्रेय मिलने वाला है। तो नहीं, लेकिन अब वो इस बात को मान के चल रहे कि भाई मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये हो सकता है उन्होंने तैयारी कर ली होगी, ठीक है, पार्टी को उम्मीदवार हारेगा तो मैं जवाब दूंगा, और जहां मुझे बात करनी मैं बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तय किया होगा या तो उम्मीदवार, और जिस तरीके से मोहन यादव ने अपने लिए मतलब प्रतिष्ठा का बना लिया इस सीट को, लगातार मोहन यादव ने वहां प्रचार किया, पार्टी का पूरा संगठन रहा, पूरी कैबिनेट के मंत्री को आपने वहां पर लगा दिया, पूरी तरीके से आपने वहां जो गुजरात वाली सीट में कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? जीत भी सकती है मंजलपुर में, कुछ इंटरेस्टिंग है। तो बीजेपी की सीट है 40 साल से, लेकिन 40 साल से बहुत जांच परख के बनवाया है। कैसे?
ये जैसे अभी कौन सा था दतिया वाली सीट का, ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दिया आप, मतलब आपने वहाँ से रिपोर्ट ली होगी, ग्राउंड रिपोर्ट। जी जी जी, अच्छा ठीक ही कह देते हैं सर आप कभी कभी। ये बता दें आप, ये दतिया वाले में कुछ है, कुछ कांग्रेस की सीट है वैसे तो? नहीं, दतिया में देखिए मुकाबला सचमुच कड़ा है, और हालांकि कई बार होता है ना कि जब आप कठिन स्थिति में फंसते हैं तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ताकत लगाई है, क्योंकि जब नरोत्तम हारे थे तो वो नरोत्तम हारे थे, अब हारेंगे तो मोहन यादव हारेंगे, ये थोड़ा मोहन यादव सीधे निश्चित तौर उन्हीं के लिए अब तो उन्हीं की पूरी सीट है, मुकाबला। उन्हीं का सब कुछ है, और उपचुनाव में तो मुख्यमंत्री ही हारता जीतता है। तो मुझे लगता है कि वो ताकत लगाएंगे और मतलब बहुत कठिन मुकाबले में हो सकता है कि वो सीट जीत लेंगे। अरे वो आप याद कीजिए ना, यूपी के 10 उपचुनाव ज्यादातर सपा के थे वो, और सारे लगभग क्लीन स्वीप हो गया था। 7 बीजेपी जीती थी। बीजेपी का ताकत लगाए सरकार तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल, सर चुनाव अब में तो आमतौर पर होता है कि प्रशांत सरकार किशोर जीत जाए। कुछ दे पा रहे हैं चैलेंज? प्रशांत किशोर अच्छी टक्कर दे रहे हैं। अच्छा, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 बार जाना पड़ा है, गली गली घूमना पड़ा है, और मुझे जो जानकारी है कि कैबिनेट के एक मंत्री जो अपर कास्ट से हैं वो गली गली घूमे हैं। मनोज तिवारी जाकर के ब्राह्मणों को उस मतलब पीके के साथ constituency में अपर कास्ट का थोड़ा रुझान हो सकता है। ब्राह्मणों को वोट को काटने के लिए, तो मनोज तिवारी, गिरिराज सेन सभी कूदे हैं वहाँ, और जिसे कहते हैं कैंपिंग करना, तो वो कैंपिंग किया है उन्होंने। तो अब देखना है, फिर भी लोग कह रहा है कि लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। यदि आरजेडी नहीं खड़ी होती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा कठिन बनता। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तेज प्रताप ने समर्थन दिया उनका उम्मीदवार, किसका समर्थन दिया है? इसको प्रशांत किशोर किशोर को, उनके उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो लेकिन गया। हैरानी हो रही है कि प्रशांत किशोर आप कह रहे हैं कि वो चुनौती दे रहे हैं, और आरजेडी नहीं होती तो और मुश्किल होती भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो मतलब इस सीट पर तो कोई भी आ जाए बीजेपी को हैंड्स डाउन जीतना चाहिए था। ये बात भी कि यहाँ पर चैलेंज मिल रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी जीतेगी, मुझे लगता है कि बीजेपी वहाँ जीतेगी वो सीट, हो सकता है मार्जिन कम हो जाए उसका सीट का, बट बीजेपी जीतेगी सीटें। जी, प्रशांत किशोर टेस्ट किसका है? ये नितिन नवीन का टेस्ट है कि प्रशांत किशोर का टेस्ट है? नितिन नवीन साहब की सीट है ना ये तो फिर टेस्ट किसका है? नहीं, टेस्ट तो प्रशांत किशोर का भी है सर। प्रशांत किशोर देखिए, प्रशांत किशोर के लिए बहुत एक अच्छी बात कल कहा, जो प्रशांत किशोर उनके टीम के साथ काम किया था। बोला तो प्रशांत किशोर उस मॉडल पे काम करते थे, ये कार्यकर्ताओं के लिए जैसे सैलरी बढ़ती है 20-20 हज़ार रुपये, 25-50 हज़ार रुपये। अब वो बेचारे कितने दिनों तक सैलरी बांटे और कितने दिनों तक भीड़ इकट्ठा करें, वो चीजें जो है वो अब खत्म हो गई हैं। तो कितना काम करेगा? शुरू में कहा जा रहा था कि वो 16% वोट लाएंगे, 26% तक वोट ला सकते हैं, मुझे लगता है निकल जाएगी यहां तक बात की जाती थी। लेकिन अब वो चार्म जो है प्रशांत किशोर एक दतिया का, में वो भी चला आपका गया। कमेंट आ जाए, आगे बढ़ते हैं। नहीं, दतिया पर आपने जब टक्कर कांग्रेस बीजेपी की कर दी तो फिर बीजेपी जीत ही सकती है। बीजेपी जीत सकती हाँ, है। यदि ये ग्राफिक बीजेपी वर्सेस बीजेपी होता तो मुश्किल लगता अरे है। मैंने बोला उसका कोई मोल नहीं सर, बीजेपी नहीं, वर्सेस बीजेपी हो गया था। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ मैं, तो आपने उसको बदल के बीजेपी जीतती रही वो तो। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हार गए थे, सीट तो बीजेपी पार्लियामेंट में 2 दिन से लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद दान पेटी लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, ये दान पेटी बीजेपी वालों को बहुत अच्छी लग रही है, कोई जाके डाली ना दे उसमें कहीं कुछ, क्योंकि इतनी पसंद आ रही है उनको ये कि ये छात्रों से हटके आओ, तुम इसी पे आओ, इसी पर आओ।